लास्ट हमने पढ़ा था किसके बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी को डेरिवेशन याद है इसका, क्या एक्सप्रेशन आता है, रिजल्ट ये आता है इसका रिजल्ट Gm/r का स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा था इफेक्ट, किस किस चीज़ का इफेक्ट, यहाँ देखो एक देखा था विद हाइट, एक देखा था विद डेप्थ, फिर देखा था शेप की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। हाइट के साथ बताओ ग्रेविटी बढ़ती है या कम होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ये अर्थ थी। जैसे जैसे मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता जा रहा हूँ वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी या कम होगी। यहाँ से देखो ना किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर बढ़ेगा तो जी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, सीधा सीधा। और हमने डेरिवेशन भी किया था इसके लिए, बड़ा लंबा चौड़ा है, इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए। हमने देखा था विद हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करती है, डिक्रीज, विद डेप्थ इंक्रीज, तब भी डिक्रीज करती थी। एक्सप्रेशन चेक करना जरा पीछे के, है ना, बोला था रिवाइज करके आना, तो क्या रिवाइज किया, पीछे का देख लिया करो कुछ थोड़ा बहुत। शेप का क्या फर्क पड़ता है, अर्थ में आपको दो चीज़ें बताई थी कि ये स्फेरिकल तो है नहीं, कुछ इस शेप की है अर्थ। हमने इसमें देखा था इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पोल, और इन पॉइंट्स को नाम दिया जाता है क्या, इक्वेटर। बोला था पोल पे ज़्यादा होगी जी की वैल्यू या इक्वेटर पे, जी की वैल्यू पोल पे ज़्यादा होगी या इक्वेटर पे। एक नंबर के लिए एमसीक्यू में 100% क्वेश्चन आएगा आपको एमसीक्यू। हाँ जी, फिर से यहाँ देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। कहाँ पे ज़्यादा, यहाँ से ये ज़्यादा कि यहाँ से ये ज़्यादा, इक्वेटर वाली ज़्यादा। इक्वेटर ज़्यादा तो जी की वैल्यू कम, है ना, तो इक्वेटर पे लेस और पोल पे मोर। यहाँ छोड़ा था हमने लास्ट टॉपिक, अब इसके आगे कंटिन्यू करना है आज। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में। है किसी को आइडिया ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है? ग्रेविटेशन भी छोड़ो, फील्ड क्या होती है? क्रिकेट की फील्ड क्या होती है? एक ग्राउंड है, एक दायरा बना हुआ है पूरा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रिकेट की फील्ड। कबड्डी की फील्ड, एक कबड्डी का पूरा एक बना होता है रेक्टेंगल टाइप का, जो भी उसका दायरा बनता है, उसके बाहर तो नहीं खेली जाती कबड्डी, उसी के अंदर खेली जाएगी। ऐसे ही हमारा दायरा क्या है इस टाइम, ये रूम जहाँ हम बैठे हैं, हम जो कुछ भी करेंगे वो इस रूम के अंदर हो रहा है, इसके बाहर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और आप कुछ करोगे तो मुझे फ़र्क पड़ेगा अगर कोई हरकत करते हो, या मैं पढ़ा रहा हूँ तो किसको फ़र्क पड़ रहा है, बाहर वाले को जो झाड़ू मार रहा है, नहीं, किसको, जो यहाँ बैठे रूम के अंदर। फील्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के आसपास का वो दायरा, जिस दायरे में हमें उस चीज़ का इफेक्ट पता चले, उसको क्या बोल देते हैं, फील्ड। तो ये डेफिनेशन सबके लिए एप्लीकेबल है। अब साथ में आप ग्रेविटेशन लगा दो तो हम क्या बोलेंगे, किसी बॉडी के आसपास का वो दायरा जहाँ पे हमें उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट फील हो, महसूस हो, इफेक्ट हमें कुछ महसूस हो, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ही पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए डिफाइन करेंगे हम, चार्जेस के लिए। तो चार्ज के आसपास का वो दायरा जिसमें हमें कुछ फोर्स, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही अगर बोले मैग्नेटिक फील्ड बताओ जी क्या होती है, फिर मैग्नेटिक किसके लिए डिफाइन होता है, मैग्नेट के लिए, मैग्नेट के लिए, चुंबक के लिए, उसी के लिए डिफाइन होती है मैग्नेट फील्ड वगैरह। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या डिफाइन हो जाएगी, किसी मैग्नेट के आसपास का वो दायरा जहाँ पे हमें कुछ फोर्स फील हो, उसको क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये फील्ड समझो क्या होता है, साथ में कुछ भी लगा लो, उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर लेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम किसके लिए डिफाइन करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है, ग्रेविटेशनल कहाँ से आया वर्ड, कहाँ से निकला है, किन्हीं बॉडी के बीच में कुछ फोर्स लगती है, उसको हमने नाम दिया था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो।
तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम किसके लिए डिफाइन करेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड में बी डिफाइंड एज स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ के पास ही ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, हम लोगों के पास भी है ग्रेविटेशनल फील्ड। वो समझाया था लास्ट लेक्चर में कि वो फील नहीं होती, वो रीज़न था उसके पीछे, है ना? क्या रीज़न था उसके पीछे? कैलकुलेट भी करके बताया था आप लोगों को इस फॉर्मूला से, G m1m2/r का स्क्वायर। फील्ड तो हमारी भी है पर इफेक्ट फील नहीं होता। क्यों नहीं फील हुआ था? हमारे मासेस बहुत कम है। कितना? 60 किलो, 70 किलो एवरेज, 80 किलो का आदमी होगा। डिस्टेंस कितनी दूरी पे है हम इस टाइम? 1 मीटर, 2 मीटर, है ना? और जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सॉल्व करेंगे तो देखो ये फैक्टर आता है साथ में 10⁻⁻11। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? 6.67 को डिवाइड करना है कितना? 1 2 3 4, कितनी जीरो? 11 जीरो। डिवाइड करेंगे तो कितना छोटा फैक्टर आया? 0.00000 11 बार लगेगा आगे तब जाके कुछ वैल्यू आएगी। इतनी छोटी वैल्यू, इतनी छोटी फोर्स फील ही नहीं होती हमें। ये कारण है कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका दायरा बहुत छोटा, नेग्लेक्टेड है, बिल्कुल हमारे आसपास ही खत्म हो जाता है, यहीं पे मेरे आसपास ही, है ना? तो फील नहीं होता हमें। पर अगर हम, तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए डिफाइन नहीं होगी, डिफाइन तो हमारे लिए भी होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं लिखा। प्लेनेट की जगह क्या नाम दिया? कोई भी मटेरियल बॉडी, ऐसी बॉडी जिसका कुछ मास है। मटेरियल बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसका कुछ मास है। तो इट मे बी डिफाइंड एज स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है? अट्रैक्टिव ना। इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड is called gravitational field। समझ आया फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? गौरव जी भूलेंगे तो नहीं? याद रखना बस, क्रिकेट की फील्ड है ना, वो दायरा जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड वो फील्ड जहाँ पे हमें क्या फील होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस दायरे को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। इसके बाद है कि इसकी वैल्यू नापते कैसे हैं फिर? ये तो आ गया कि दायरा हमने देख लिया कितना है। अब इसका नापने का तरीका, उसके लिए टर्म डिफाइन होती है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसको समझो, बड़ा आसान है इसको समझना भी। ये अर्थ है, अर्थ के आसपास ये बना दिया मैंने इसका दायरा। इस दायरे में कहीं पे भी किसी ऑब्जेक्ट को रखो, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? वो फोर्स। और कौन खींचेगा उसको अपनी तरफ? अर्थ खींच लेगी उसको, कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को। हाँ, इस दायरे के बाहर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो कुछ नहीं होगा, उसे अर्थ नहीं खींच पाएगी। क्यों? उसका दायरा खत्म हो गया। अब बात आती है, आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पर बताओ फिर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है, कैसे निकालें? है ना? तो ये कंसेप्ट आप आगे बड़ी क्लासेस में बहुत पढ़ोगे। इस पॉइंट पर बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी? क्या सेम होगी हर पॉइंट पे? नहीं होगी सेम। सेम क्यों होगी? अर्थ से ये डिस्टेंस कम, ये डिस्टेंस ज़्यादा, तो यहाँ कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ कुछ और वैल्यू होगी। तो उसको नापने का तरीका क्या होता है? उसको, उस चीज़ को बोलते हैं क्या? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का तरीका होता है, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो, वहाँ पे रख दो आप एक मास। उस मास को बोला जाता है पर्टिकुलरली टेस्ट मास, एक छोटा सा मास। हाँ, 0.0001 ग्राम का मास रख दो। ये मास जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वो वैल्यू आएगी। बोलो, डाउट बोलो। टेस्ट मास एक छोटा सा मास, 0.01 ग्राम, बिल्कुल छोटा सा मास। छोटा सा मास क्यों लिया ये? ताकि इसकी अपनी कोई फील्ड ना हो, है ना? अब 70-100 किलो का ले लेंगे तो उसकी चाहे इतनी सी ही फील्ड आएगी, पर आएगी कुछ। जैसे हम आदमी हैं तो चाहे हल्का सा ही दायरा होगा पर होगा।
तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा वहाँ पे। तो टेस्ट मास का मतलब होता है सिर्फ टेस्ट के लिए है, इसका और कोई पर्पज़ नहीं है, इसको घूमना है बस, कहाँ घूम सकता है है ना, ये अपनी फील्ड नहीं क्रिएट करेगा कुछ भी, और ये डिस्टर्बेंस कोई क्रिएट नहीं करेगा। तो आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पर निकालो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, क्या करेंगे, यहाँ रख दिया हमने क्या, टेस्ट मास। अब जितनी फोर्स ये फील करेगा, फोर्स तो करेगा फील किस डायरेक्शन में, टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ को। तो जितनी फोर्स ये फील करेगा उसी को क्या बोला जाता है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को लिखने का तरीका ये होता है, फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट मास। ये m क्या है, टेस्ट मास, वेयर m इज टेस्ट मास, चाहे तो इसको I से डिनोट कर लो, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड I इक्वल टू F अपॉन m। तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास, है ना, फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये कंसेप्ट हर जगह चलते हैं। अगर मैं पूछ लेता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कैसे निकालते, सेम तरीका, वहाँ पे फोर्स F नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, सॉरी F तो आएगा, वहाँ पे मास नहीं रखते हम m, वहाँ पे रखते हम एक टेस्ट चार्ज Q0, वहाँ पे चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पे m की जगह क्या आ जाता है, Q, डेफिनेशन सेम। और इसको लिखने का एक तरीका और होता है, ऐसे लिखो, चाहे एक तरीका और है, m टेंड्स टू 0। क्यों लिखा m टेंड्स टू 0, ये आपको समझाया था जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या वेलोसिटी समझाया था, m नियरली इक्वल टू 0 है, बहुत छोटा है, तो इसको लिखने का मतलब यही होता है। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिखोगे ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड तो सिंपल, स्पेस किसी भी मटेरियल बॉडी के आसपास का जहाँ पे हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो, उसी को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी का मतलब है उसकी वैल्यू, वैल्यू होगी कितनी फिर उस ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो जिस भी पॉइंट पे निकालनी है उस पॉइंट पे क्या रख दो, एक टेस्ट मास। वो टेस्ट मास जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को क्या बोल देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये दो थे छोटे छोटे से टॉपिक जो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए थी। अब आते हैं अपने असली चीज़ पे जिस पे डेरिवेशन है। तो ये मिटाए जी, हो गया। नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। डेफिनेशन से पहले इसको समझो होती क्या है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब क्या होता है, एस्केप होता है कि बच के निकल जाना, बच के निकल जाना, है ना। एस्केप होता है बच के निकल जाना। तो बच के निकल जाने वाली वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। किससे बच के निकल जाना, यहीं से याद रखनी होती चीज़ें, रट्टे कितने मारोगे, पूरी किताब पढ़ी है रट्टे मारने को। किससे बच के निकल जाना, हम क्या पढ़ रहे हैं और अभी अभी क्या पढ़ाया अभी आपको, उस फील्ड से बच के निकल जाना के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। बड़ा आसान है ना। किससे बच के निकल जाना, फील्ड से। क्यों बच के निकल जाना, अगर फील्ड में रहेगा तो गिरेगा वापस अर्थ पे आके, ऑब्वियस सी बात है, खींचेगी अर्थ उसको। तो वहां से बच के निकल जाना ताकि अर्थ उसको खींच ही ना पाए, है ना। इस रूम से बाहर निकल जाना ताकि मास्टर डांट ना पाए, उसी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। पहले तो सिंपल वर्ड क्लियर, बड़ा आसान। देखो ये अर्थ है, अर्थ से अभी हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हैं, हमने एक पत्थर उछाला ऊपर वर्टिकली सीधा ऊपर, क्या होगा, हमारे सिर पे भी गिर सकता है आके या कहीं गिरेगा आके। हमने और थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ाई, अब क्या हुआ, और थोड़ी हाइट तक चला गया पर फिर नीचे आके गिरा। क्यों गिर रहा है वो नीचे, देखो बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। जैसे ही पत्थर को ऊपर फेंका, हमने उसमें पढ़ा था अपना, कौन सा चैप्टर किया है हमने, हॉरिजॉन्टल रेंज वाला, क्या था वो,
प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में पढ़ा है। जैसे ही किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? क्यों हुई है जीरो? जीरो क्यों हुई? न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो बोलता है कि अगर हमने किसी चीज़ को कुछ फोर्स लगाई है तो वो उसी फोर्स से या उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। यही बोलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्यों हो गई जीरो है? कौन एक्ट कर रहा है यहाँ पे? बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं फिर से। एयर का फ्रिक्शन, एयर है वो भी रोकने का काम कर रही है उसको। पर हमारा जब हम ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ते हैं हम इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं। क्या क्या? विस्कोसिटी, एयर फ्रिक्शन, सरफेस टेंशन या फ्रिक्शन, इन सब को हम क्या लेके चलते हैं? है ही नहीं है वैसे बाहर सब कुछ है ये, पर कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम इनको क्या लेके चलते हैं? नेग्लेक्टेड। तो ना तो एयर फ्रिक्शन है, ना विस्कोसिटी है, ना सरफेस टेंशन है, ना फ्रिक्शन है। अब बताओ कौन रोक रहा है इसको? वेलोसिटी जीरो क्यों हो गई? हमने तो इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था ऊपर, जीरो क्यों हो गई? किसने, कौन कर रहा है इसको रोकने का काम? ग्रेविटेशनल पुल। कौन? वो कहाँ को एक्ट कर रहा है? ये ऊपर को लग रहा है और अर्थ इसको क्या काम कर रही है? नीचे को खींचने का। तो इस पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। हमने वेलोसिटी और बढ़ाई, ये थोड़ा और ऊपर तक गया और यहाँ आके अब इसकी वेलोसिटी जीरो। ऐसे हम एक्सपेरिमेंट करते गए और एक टाइम ऐसा आ गया कि वेलोसिटी ऐसी आ गई कि ये स्टोन था या जो भी ऑब्जेक्ट हमने ऊपर फेंका ये वापिस ही नहीं आया अर्थ पे। उस वेलोसिटी से जब हमने फेंका, जब वो वापस ना आया, उस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? एस्केप वेलोसिटी। समझ आया क्या होती है एस्केप वेलोसिटी? क्लियर है? आते हैं इसकी डेफिनेशन और इसके डेरिवेशन में। पहले कुछ लाइनें लिखनी हो तो लिख सकते हैं इसमें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली upward, it comes down to earth due to gravitational pull of earth। अर्थ खींच रही है इसको अपनी तरफ। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। As we keep on increasing velocity, there may be a situation, एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है when object does not return to earth। तो पहले तो ये बताओ कि क्या ये आपको हाइपोथेटिकल लग रहा है या रियलिटी लग रही है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ऐसी स्पीड किसी चीज़ को दे दें कि वो वापस अर्थ पे आए ही ना? हाँ, क्या लग रहा है? ये रियलिटी में है ऐसा पॉसिबल कि ये सिर्फ ऐसे हाइपोथेटिकल है कि पढ़ने के लिए बना दिया? क्या लगता है? नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल। हमारे बुजुर्ग ना कहानी सुनाते होते थे कि भीम तो सब जानते हैं महाभारत के टाइम के ना, तो बहुत शक्तिशाली होते थे वो। उन्होंने कि अपने टाइम में एक हाथी को, हाथी कितना भारी होता है ना, 1000-2000 किलो के आसपास होता होगा हाथी, ज़्यादा ही होता होगा इससे भी। हाथी को घुमा के इतनी स्पीड से फेंका था कि वो हाथी वापस अर्थ पे आया ही नहीं था। वो आज भी कहते स्पेस में ही घूम रहा, मतलब ऐसा सुनाते हैं हमें हमारे बुजुर्ग कहानियाँ, मैंने सुनी है ये अपने दादाजी से। तो सोचो उन्होंने कितनी इतनी भारी चीज़ को कितनी स्पीड से फेंका होगा कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार कर गए वो। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कहाँ तक है? कहाँ तक है? कितने किलोमीटर तक है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कि उसके बाहर चला जाए तो फिर ठीक है। कितने किलोमीटर? तो कहाँ पहुँचाया है भीम ने हाथी को? इन्फिनिटी के भी पार पहुँचा दिया है ना। तो सोचो कितनी फोर्स और कितनी वेलोसिटी से फेंका होगा। तो अब बताओ ये है रियलिटी में पॉसिबल कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं डिफरेंट प्लेनेट पे जाते हैं, वो कैसे जा पाते हैं?
तभी पॉसिबल है ना जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर पा रहे हैं, अदरवाइज क्या होता, उनका रॉकेट भी आके वापस गिरता, है ना। तो पॉसिबल तो है ये। अब हमें ये फाइंड करना है कि वो वेलोसिटी फिर होनी कितनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी, उतनी वेलोसिटी अगर आपने अटेन कर ली तो आप अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाओगे, आप स्पेस में पहुंच जाओगे जहाँ पे कोई फोर्स आपके ऊपर नहीं लगेगी, है ना। तो वो वैल्यू निकालनी है। उससे पहले एक क्वेश्चन और, एक बिल्ली, दो चीज़ें हैं, एक बिल्ली और एक हाथी, क्या दोनों को सेम वेलोसिटी देनी पड़ेगी अगर उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के पार लेके जाना है, या दोनों को अलग अलग वेलोसिटी देनी पड़ेगी? क्या लगता है? हाथी को ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी, बिल्ली को? क्यों? क्योंकि बिल्ली हल्की है और हाथी भारी है। तो इन्हीं के कुछ आंसर करेंगे कि सेम देनी पड़ेगी या अलग देनी पड़ेगी, है ना। तो अब आते हैं इसके डेरिवेशन पार्ट और इसकी डेफिनेशन पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा पेपर में, यहाँ से सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। अभी हमने डिफाइन नहीं किया, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट पे आए थे कि कुछ ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट पूछा जाएगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, कुछ ऐसा आएगा आपको क्वेश्चन। तो एक एक चीज़ का आंसर करते हैं। सबसे पहले डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, इसका आंसर क्या बोला हमने? एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए, फेंका जाए, तो वो क्या करेगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे एस्केप वेलोसिटी को? द मिनिमम वेलोसिटी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है पर कम से कम उतनी, द मिनिमम वेलोसिटी with which an object is projected into space so that it the minimum velocity with which an object is projected into space such that it overcome the gravitational pull of earth is called escape velocity। यूनिट क्या होनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी की? ऐसा यूनिट तो वही रहेगी, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है ऑलरेडी। अब आते हैं इसके एक्सप्रेशन पे कि कैसे निकाली जाए वो वैल्यू, कि कितनी होनी चाहिए वो वैल्यू। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम? डिनोटेड बाय V के साथ हम E लिख देंगे यहाँ पे, E फॉर एस्केप, VE। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान से देख लेना। हमने कंसीडर कर ली अर्थ। जब भी हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए कंसीडर करते हैं अर्थ को, तो कैसी शेप कंसीडर करते हैं हम? स्फेरिकल, अदरवाइज स्फेरिकल है नहीं, पर कैलकुलेशन के लिए स्फेरिकल। ज़्यादा बड़ी बन गई कुछ, थोड़ी छोटी करो इसको। ये अर्थ का सेंटर, अर्थ का मास कंसीडर कर लिया हमने कैपिटल M, अर्थ की रेडियस कैपिटल R। ये अभी तक की कंसीडरेशन, ये अर्थ है। मान लेते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास है स्मॉल m, हाँ, और हमें इसे यहाँ से फेंकना है और कहाँ पहुँचाना है? इन्फिनिटी पर, है ना। कहाँ पे ख़त्म होगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड? इन्फिनिटी पर। तो हमें यहाँ पहुँचाना है कहीं इन्फिनिटी पे इसको। हमने क्या किया? इस पे फोर्स लगाई, या फोर्स ना कह के अगर एनर्जी की टर्म में बात करनी हो तो हमने इसको एनर्जी दी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब वेलोसिटी, है ना, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी। हमने इसको वेलोसिटी दी, एनर्जी की टर्म में बोले तो हमने इसको क्या दिया? काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं ये किसी टाइम में यहाँ पहुँचा, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P पॉइंट।
कितनी डिस्टेंस कवर की इसने यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लेते हैं r डिस्टेंस कवर की। अब इसके ऊपर अभी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ये बाहर नहीं गया, अभी इन्फिनिटी नहीं पहुंचा, तो इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रही है। कौन सी फोर्स लग रही है इसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स। कहाँ को? अर्थ के सेंटर की तरफ को, अर्थ के सेंटर की तरफ को एक फोर्स लग रही है F, है ना, वो इसको नीचे खींचने का काम कर रही है। अब अगर हमें इसे इसके अपोजिट लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट हमने डिस्प्लेस किया एक छोटी सी डिस्टेंस dr, क्यू पॉइंट पे पहुंचाया इसको, कितनी डिस्टेंस कवर की इसने? dr, और लेके कहाँ जाना है हमें इसको? इन्फिनिटी तक। तो इतना पहले मैथमेटिकली लिख लेते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं इन्फिनिटी तक, है ना। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया? इसमें किसी को दिक्कत, हमने क्या कंसीडर किया? अर्थ कंसीडर की, जिसका मास m, रेडियस r, एक ऑब्जेक्ट पड़ा है अर्थ के सरफेस के ऊपर, हमने दी इसको काइनेटिक एनर्जी, और मान लेते हैं कि थोड़े टाइम के बाद ये कहाँ पहुँचा? P पॉइंट पे। कितनी डिस्टेंस कवर करके? r। इस पॉइंट पर इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड दी सेंटर ऑफ अर्थ। हमें करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन। वर्क डन हमने किया और कहाँ पहुँचाया इसको? Q पॉइंट पर, कवरिंग अ स्मॉल डिस्टेंस dr। इसी को लिख लो, कंसिडर अर्थ as a sphere of radius capital R and mass capital M. Let an object of mass small m is lying on the surface of earth. We want to, हम क्या करना चाहते हैं? We want to project this object up to infinity। हम इसको पहुंचाना चाहते हैं इन्फिनिटी तक। Let we provide a velocity ve to the object। हमने इस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी कितनी? ve, या आप लिख सकते हो हमने इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की कितनी? हाफ m ve का स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट, लेट एट एनी इंस्टेंट object reaches at point P। एट पॉइंट P इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। एट पॉइंट P ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स toward center of earth। अब फोर्स नीचे खींच रही है, हमें लेके जाना है ऊपर, तो हमें करना पड़ेगा कुछ वर्क डन टू मूव ऑब्जेक्ट अपवर्ड। वी हैव टू डू सम वर्क डन। मान लेते हैं लेट, ऊपर लिखता हूं, इसको नोट डाउन कर लो। वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेते हैं लेट dw इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving object from point P to Q।
मान लेते हैं P से Q पहुंचने के लिए एक छोटा सा वर्क डन करना पड़ा, कितना, dw। इस dw की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या होता है वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F डॉट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई P से Q तक, dr, तो F डॉट dr। जब डॉट हटाते हैं, हमने वर्क डन में पढ़ा है क्या आ जाता है, साइन थीटा या कॉस, कॉस थीटा आता है बेटा। डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब साइन थीटा। तो डॉट जब हटेगा तो आता है कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो फोर्स लग रही है देखो नीचे को, डिस्प्लेसमेंट हुई ऊपर को, एंगल देखो, फोर्स लग रही है नीचे को, डिस्प्लेसमेंट कहाँ को हुई, P से Q, यानी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ये हुई डिस्प्लेसमेंट, ये थी फोर्स। एंगल बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, 180 डिग्री, ये है ना, अपोजिट डायरेक्शन, तो एंगल 180 डिग्री। तो थीटा की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे 180 डिग्री। अब बताओ कॉस 180 डिग्री कितना होता है, बहुत बारी बता दिया आप लोगों को, कॉस 180, तरीका भी बताया था कैसे याद रखना होता है, -1 है ना, बताया था। देखो ऐसे देखना होता है, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270। जो वैल्यू 0 डिग्री पर, उसका नेगेटिव साइन लगा दो 180 पर। देखो एक्सिस है ना, इस साइड पॉजिटिव वैल्यू, इस साइड नेगेटिव वैल्यू। तो 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है कॉस की, 1। 180 पे माइनस साइन लगा दो उसके साथ, कितना, -1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 180 की -1। नीचे हो गया गौरव नोट। अगर इसको ओपन कर दें तो बनेगा F dr cos 180 माइनस, तो यहाँ पे आएगा -F dr। F की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r का स्क्वायर, साथ में dr और ए नेगेटिव साइन। ये तो निकाला हमने छोटा सा वर्क डन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गया, P से Q, पर हमें लेके कहाँ जाना ऑब्जेक्ट को, अर्थ के सरफेस से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो कंप्लीट वर्क डन, टोटल वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी, वो W किसके इक्वल होगा, कंसेप्ट हमने पढ़ा है, छोटा वर्क डन निकालो, उसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट कर दो इसको, dw को वैल्यू पुट कर दो dw की, -GM ओवर r स्क्वायर इंटू dr। लिमिट क्या लगाएं, कहाँ से कहाँ तक, हमें लेके जाना है यहाँ से और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो लिमिट क्या लगेगी, इस स्मॉल r की वैल्यू क्या है, इस सरफेस तक, कैपिटल R से लेके इन्फिनिटी, यानी R से लेके इन्फिनिटी तक। इंटीग्रेशन आती है अब, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इसी पे थे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सबसे पहला काम होता है, जितने भी कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ। क्या क्या कांस्टेंट दिख रहा है, G कांस्टेंट, मास नहीं बदलेगा अर्थ का, ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज नहीं होने वाला, तो इनको तो ले आओ इंटीग्रेशन के बाहर, है ना। तो ये मिटा दूं ऊपर, कांस्टेंट को बाहर लेके जब आ रहे हैं तो ये आएगा माइनस बाहर, GM बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा 1/r स्क्वायर इंटू dr, और r से लेके इन्फिनिटी। इसकी इंटीग्रेशन, इसको ऐसे लिख दूं, r की पावर -2 dr, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, है ना, ऊपर ले गया, r स्क्वायर को ऊपर ले गए तो पावर हो जाएगी माइनस। क्लियर है। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन का, डायग्राम मिटा दूं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x⁴n इंटू dx, लगा दो फॉर्मूला, कंपेयर करो। n की जगह हमारे पास क्या है, -2, तो लिख लो -GM
स्क्वायर ब्रैकेट x की जगह है r, तो हम लिखेंगे r रेज टू पावर n+1 यानी -2+1 अपॉन -2+1 और लिमिट r से लेके इन्फिनिटी। अंदर वाला सॉल्व कर लो, ब्रैकेट -gmm ये बनेगा r की पावर -1 ओवर -1 r से लेके इन्फिनिटी। -gmm r की पावर -1 को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, r की पावर +1 है ना, और ये -1 जो है वो मैंने यहाँ लगा दिया माइनस। कोई दिक्कत, ऐसे लिख दूं? नहीं लिख सकते है ना। ये माइनस और r को लेके नीचे तो 1 अपॉन r की पावर +1 लिखो चाहे नहीं लिखो, एक ही बात है। अब करो लिमिट पुट, तो लिमिट पुट कर देंगे, बन जाएगा -gmm ओवर ब्रैकेट के अंदर पहले करो r की जगह क्या पुट, इन्फिनिटी, फिर r की जगह कैपिटल R, तो -1 अपॉन इन्फिनिटी। जब भी लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस एक माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। 1 अपॉन इन्फिनिटी, किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करो 0 आता है आंसर, याद रखना है ना। -gmm ब्रैकेट के अंदर ये तो हो गया 0, माइनस माइनस तो कंप्लीट आंसर लिख लो। वर्क डन का आंसर आ गया हमारे पास -gmm ओवर कैपिटल R। और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी को नापने का तरीका क्या होता है हमारे पास, वर्क डन करो, वही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो नेक्स्ट लाइन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इंटीग्रेशन में किसी को दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं कैपिटल U से, कैपिटल U की वैल्यू -gmm ओवर R। अब अगर ऑब्जेक्ट को, ये था अर्थ का सरफेस, यहाँ से हम भेजना चाहते थे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ से इन्फिनिटी तक भेजना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर लेके जाना है, तो इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। अगर इसके इक्वल होगी तो वो निकल जाएगा इसके बाहर, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, इफ ऑब्जेक्ट हैज टू ओवरकम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ then its kinetic energy should be equal to potential energy। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। इसी को यूज करते हुए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ m कैपिटल लिखूं या स्मॉल लिखूं, स्मॉल लिखेंगे क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को भेजना है, अर्थ को थोड़ी भेजना है ना। हाफ m, वेलोसिटी कितनी दी हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था ve, तो ve का स्क्वायर किसके इक्वल होनी चाहिए, ये u के इक्वल, यानी -gmm ओवर r, r कैपिटल। तो नेगेटिव साइन यहाँ चाहे नहीं लगाओ, नेगेटिव साइन सिर्फ क्या शो कर रहा था, जब हमने स्टार्ट किया था डेरिवेशन तो नेगेटिव साइन क्यों आया था, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट अलग थी, उसी वजह से आया था। तो वो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, अदरवाइज इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हमने यहाँ निगलेक्ट किया इसको। क्लियर है। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसल,
वी ई का स्क्वायर, 2 को परे ले जाओ, 2gm/r, और यहाँ से हमें मिल गई एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू, वी ई की वैल्यू 2gm/R अंडर रूट। इक्वेशन नंबर 1। तो एक यहाँ पर भी ख़त्म हो जाता है डेरिवेशन, थोड़े एक दो फॉर्म इसकी और हैं, उन पे आते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें एक दो चीज़ें पता चलती हैं। क्या क्या गौरव जी, क्या पता चल रहा है इस इक्वेशन को देख के कि एस्केप वेलोसिटी किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? देखो जी तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो सबके लिए 6.67 × 10⁻11, तो इसको तो छोड़ दो। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? मास। किसका मास? ऑब्जेक्ट का या उस प्लेनेट का जहाँ से फेंका जा रहा है? उस प्लेनेट का। ये तो हम अर्थ की बात कर रहे थे तो हम अर्थ बोलेंगे, अगर मून पे होते तो मून बोलते, विनस पे होते तो विनस बोलते। तो एस्केप वेलोसिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? उस प्लेनेट पे जिस प्लेनेट से ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करती है कि ये हाथी था कि बिल्ली थी? नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हाथी है कि बिल्ली है। वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी उसको? 2gm/r, चाहे वो हाथी हो चाहे, तो हाथी को भी उतने ही जोर से फेंकना पड़ेगा, बिल्ली को भी उतने ही जोर से फेंकना पड़ेगा। बोलने का मतलब ये। और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? आर का मतलब होता है रेडियस, रेडियस मतलब साइज ऑफ प्लेनेट, है ना। तो यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकले? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 it can be concluded that नंबर 1, पहला कंक्लूजन हमने निकाला, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लेनेट ओनली। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लेनेट, सबसे पहला। नंबर 2, दूसरा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? नंबर 2, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ प्लेनेट। साइज का मतलब रेडियस। नंबर 3, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये है कि अ कैट एंड एलिफेंट विल हैव सेम एस्केप वेलोसिटी। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए एमसीक्यू बन गया है। विल हैव सेम एस्केप वेलोसिटी। नंबर 4, चौथा कंक्लूजन क्या निकला? क्या ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रही है कि मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका कि ऐसे फेंका? कुछ डेरिवेशन से ऐसा लगा हमें पता कि मैं ऐसे फेंकूं कि ऐसे फेंकूं? यहाँ पे कहीं एंगल का जिक्र है? नहीं करती डिपेंड। तो एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये 4 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपके एमसीक्यू प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब इसकी एक फॉर्म और देख लो, 2 मिनट बस, फिर छुट्टी। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये, आपके याद रखना, एमसीक्यू में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। एक लास्ट फॉर्म इस डेरिवेशन की, हमने एक डेरिवेशन किया था, वी नो G = GM/R का स्क्वायर, ये निकाला था हमने।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आती है, gm/r²। इस इक्वेशन से अगर मैं gm की वैल्यू निकालूं कितनी आती है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला था ना, gm की जगह वैल्यू पुट कर दो, पुट इन। गौरव जी कल बोर्ड पे करवाऊंगा, है ना, अभी तो हंस लो क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि समझ आ रहा है, ऐसे चला हुआ कि बस नोट कर लिया। कल बोर्ड पे बोलूँगा, यहाँ करेगा आगे आके, है ना, आते ही पहला काम यही होना। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिला, एस्केप वेलोसिटी 2 तो 2 ही रहा, जीएम की जगह क्या पुट कर देंगे, gr² ओवर कैपिटल R अंडर रूट, R से R कैंसिल। तो एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हमें मिल गया, VE इक्वल टू 2gr। इम्पॉर्टेंट, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। हमें पता है, देखो g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ की बात करें, किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं एस्केप वेलोसिटी, अर्थ के लिए। रेडियस कितनी होती है अर्थ की, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करो, जब कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये है अर्थ के लिए। तो अर्थ से अगर किसी चीज़ को इन्फिनिटी तक भेजना है तो कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर। तो भीम ने इतनी स्पीड से फेंका था हाथी को, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर। तो ये आती है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अर्थ के लिए। हर उसके लिए अलग अलग है ये, हर प्लेनेट के लिए। क्यों अलग अलग आएगी, हमने देखा कि मास और साइज पे डिपेंड करती है, तो मास अलग साइज अलग, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अलग। मून के लिए देखोगे तो बहुत कम है, वहाँ बड़ी आसानी से फेंक सकते हैं हम। तो इस पे और डिस्कशन करेंगे कल, कुछ और पॉइंट्स इसके।